एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 2022। अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बेसिक्स प्लस कुछ टर्मिनोलॉजी भी एंड एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। एंड एज यूजुअल एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस जो यूपीएससी ने पूछे हैं वो कन्वेंशनल में कहीं कवर नहीं है। और अगर आप एग्जाम हॉल की बात करो 9:30 to 11:30 तो वो क्वेश्चन लीव करने वाले थे। और यहां पर कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी थे जो किए जा सकते थे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, उनका एक्सप्लेनेशन और आंसर क्या हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर which monitor the emission reduction places of different countries is at। अभी एक इंस्टीट्यूशन है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो आपके विभिन्न प्लेसेस हैं उनको जो ट्रैक करता है। ऑप्शन है database by research organization and it is a coalition of research organization, wing of IPCC, committee framework of change under UNFCCC, एजेंसी promoted and financed by UNEP and वर्ल्ड बैंक। अब यहां पर ऑप्शन IPCC। अब यहां पर अगर हमें ये पता है कि IPCC का एक सिंपल ऐसा प्रोग्राम ऑलरेडी है जो ग्रीन हाउस गैस की इन्वेंट्री करता है, तो हम हटा सकते हैं कि ये नहीं होगा। अब C, D और A, यहां मोस्ट लाइकली कैंडिडेट ने आंसर C किया है क्योंकि ट्रैकिंग के लिए, तो इस कंटेक्स्ट में, बट इसका आंसर है ए। तो यह जो क्वेश्चन था वैसे तो लीव करने वाला था एग्जाम हॉल में। यह कोलिशन है विभिन्न रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का जो विभिन्न कंट्रीज हैं उनसे जो एमिशन हो रहा है उनको वो ट्रैक करती है। आंसर इसका ए है, बट एग्जाम हॉल में इट शुड हैव बीन लेफ्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन है द क्लाइमेट ग्रुप is an international non-profit organization that drives climate action by building large network and runs them. Second, the IEA in partnership with the climate group launched a global initiative EP100। आपने EP100 पढ़ा है क्लाइमेट ग्रुप के बारे में, IEA की पार्टनरशिप के बारे में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बट फिर भी एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो कई लोगों ने 3 स्टेटमेंट इसके पढ़े और आगे बढ़ गए, बट फिर भी हमें क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट है EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals। नहीं पता है। Some Indian companies are members of EP100, don't know। The International Energy Agency is the secretary to the Under 2S coalition। अब इसमें अंडर 2S कोलिशन पर यूपीएससी ने 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है। निर्माण के इकोलॉजी के नोट देखोगे तो वहां भी अंडर 2S कोलिशन है जिसकी स्थापना जो है 17 में मराकेश के समय हुई थी, जो विभिन्न जो है पैरा जो है डिप्लोमेसी का एक पार्ट है जिसके तहत जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेट से बियॉन्ड लाइक सिटीज स्टेट्स वह कोलैबोरेशन करती है और 2050 तक पर कैपिटा एमिशन जो है वो कम करने की बात करती है। तो अगर वो पता है वो ऑब्जेक्टिव पता है। दूसरा था आपका इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो एनर्जी एफिशिएंसी के कंटेक्स्ट में काम करती है, यह है CO2 के। तो यहां पर थोड़ा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और ये 17 में स्थापना हुई है, उसका कंटेक्स्ट अलग है। तो अगर वह सोच सकते हैं कि ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो अगर आप 5 हटाते हैं, आपको कुछ भी स्टेटमेंट नहीं पता है, तब भी आंसर हो जाएगा बी। हम पढ़ते समय सॉल्व करने की इस तरह कोशिश करते हैं कि EP100 मुझे पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हमें पता होना चाहिए, बट अगर हम एग्जाम हॉल की बात करें तो 9:30 to 11:30 में वो मुमकिन नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वो एग्जैक्टली वहां आ जाए। कुछ रेफरेंसिंग से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, तो यह वो तरीका है और इस तरह आपका जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट अर्थ, then surely wetland function its kidneys। Which of the following function wetlands best reflect the above statement? Wetland आपका lungs of the forest है
तो कैसे हमारा लंग्स कैसे काम करता है, किडनी क्या काम करती है, वेस्ट मटेरियल जो है उसको डिस्कार्ड करने का काम। अब हमें वह सोचना है उस कंटेक्स्ट में वेटलैंड का काम क्या, वो सोचना है। नो डाउट जो यहां लिखे हैं उसमें से बहुत से वेटलैंड एज ए फंक्शन करते हैं, तो वह पार्ट हमें देखना है कि जिससे वेटलैंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाते हैं, वो एक ही ऑप्शन है, वो है यह डी। सिंपल क्वेश्चन था, इसको कर सकते थे और इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर है डी, जलीय पादप भारी धातुओं और कोशों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ, डब्ल्यूएचओ के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सेम क्वेश्चन 2022 के मेंस में पूछा गया, सितंबर 2021 में न्यूज में था। आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट, पीएम 2.5 का 24 घंटा मध्य 15 मिलीग्राम मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और पीएम 2.5 का वार्षिक मध्य 5 mg मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं पता है, स्टार मार्क, डोंट नो। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, PM10 फेफड़े के अवरोध का वेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। PM10 नहीं, PM 2.5 है। ये सामान्य नॉलेज से हम देखते हैं, ये कॉमन सेंस है। अगर आप 3 हटाओगे, अगर आप हटाओगे तो आपका ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, अब आंसर बी और डी बचता है। अब फोर्थ है, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकते हैं। ये है ओजोन है, तो जब ओजोन जब पोल्यूशन होता है तो कैसे घुटन होती है, कैसे आपकी प्रॉब्लम, श्वसन संबंधी समस्या। अब वहां से आपको फोर्थ पता है, डेफिनेटली ये सही होगा। अब फोर्थ डेफिनेटली सही होगा तो आपके दो ही ऑप्शन बचे हैं, बी और डी। अब यहां पर 2 आपको क्लियर भी नहीं है, तो यहां पर आंसर बी हो सकता है। और वैसे भी ओजोन जो है कब होता है, ओजोन पोल्यूशन कब बढ़ता है, अगर आप स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग को याद करते हो तब भी वहां सोच सकते हो, बट फिर भी इतना टू फार यह सोचा नहीं जा सकता। यहां कॉमन सेंस से आप 4 आपको पता होगा, 2 आप हटा दोगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है 1 और 4। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्ची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2021 का 20 का करंट है, जब गुच्ची के लिए जीआई टैग देने की बात सरकार कर रही थी। इस कंटेक्स्ट में यह न्यूज में था, इसी कारण यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इस पर विभिन्न डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, जिसने पढ़ा है वो इसको कर सकता है, बट यहां पर ऑप्शन एक्चुअल में यूपीएससी ने 1 2 3 नहीं दिया है, तो यह क्वेश्चन आसान हो जाता है। फर्स्ट, ये कवक है, मशरूम है, और मशरूम इज लाइक है फंगाई। सेकंड, कुछ माली वन क्षेत्रों में उगती है। अगर 1 सही है तो 1 और 2। अब 3, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसके वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। यह केवल हिमालय, आपका नॉर्दर्न हिमालय, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन हट जाएगा। फिर भी यहां पर यह क्वेश्चन टफ था, आसान नहीं था। ना ही यहां पर एलिमिनेशन के बाद जो है वर्कआउट हो रहा है, और एलिमिनेशन के लिए भी आपको फर्स्ट एग्जैक्टली पता होना चाहिए, जो एग्जाम में नहीं पता हो सकता। टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, 1 और 2। और ये एग्जाम समय की अगर मैं बात करूं तो दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन लेफ्ट आउट, क्वेश्चन छोड़ना था। नेक्स्ट है, पॉलिथीन टेरा जो है फ्लेट के संदर्भ में, जिसका हमारा दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में यूपीएससी ने जो ऑप्शन दिए हैं वहां से बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। पहला है, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। नो आइडिया। इसके बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अल्कोहल, अल्कोहलिक बिवरेजेस। अब कुछ अल्कोहलिक बिवरेजेस है जिसका एसिडिटी बहुत ज्यादा हो सकता है, तो क्या इसको सहन कर पाएगा? दैट वी हैव टू थिंक। ये किसी भी एक विचार का विषय है। थर्ड, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ठीक है। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। जब भी आप इंसलरेशन करोगे तो आपका दहन होगा, दहन होगा तो कहीं ना कहीं CO2 उत्सर्जित होगी। तो यहां पर बिना, ये वर्ड फोर्थ गलत है, हटा। अब आंसर 1 और 3, 2 और 3 बचता है। 1 और 3, 2 और 3 मींस थर्ड राइट है। अब आपको जो है 2 और 1 में सोचना है।
प्योर वन में सोचना है, 50-50 प्रोबेबिलिटी, बट मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर किसी भी सोचना है, आंसर आ जाएगा 1 and 3 ए। और यही एलिमिनेशन का तरीका है जिससे प्रीलिम्स निकलता है, प्रीलिम्स निकलता है। कई लोग बोल रहे हैं 2022 में एलिमिनेशन वर्कआउट नहीं कर रहा है, एलिमिनेशन वर्कआउट करता है, वो आप कैसे अप्लाई करते हैं वह करने का तरीका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? गोल्डन महर्षि, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट आइबिस। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से देखे हैं तो 2020 में ऑलरेडी यूपीएससी महर्षि पर क्वेश्चन पूछ चुका है, महर्षि। और अगर आप एमपी से हैं, एमपी के स्टेट पीसीएस की भी तैयारी की है, तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यह आपकी स्वच्छ जल में मिलती है मछली है, आंसर ए, सिंपल है अगर आपने पीवाईक्यू का ढंग से एनालिसिस किया है तो, अदरवाइज टफ है। ये न्यूज में नहीं था, सामान्य तौर पर 2020 में न्यूज में था, बट अगर आपने पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस किया है तो ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट 8, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकरण के पादप हैं? अल्फा अल्फा, चौलाई, चना। चना तो होगा, तो आंसर ए होगा, बी होगा, ये हट गए। अब 1 नहीं पता, चना, तिपतिया घास, कुल्फा, पालक। पालक नहीं है, पालक को हटा सकते हो, इंग्लिश देखोगे तो नहीं हो पाएगा, 6 हटा दो, आंसर ए, सिंपल। बढ़िया, एग्जाम हॉल में आप पालक कैसे हटाते हो वो, अदरवाइज ये टफ क्वेश्चन भी है एक सेंस में, बट दूसरे सेंस में अगर आपने एलिमिनेशन वर्कआउट किया है, चीजों पता है कैसे पुटअप करना है, कैसे हटाना है, उस सेंस में ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर इज ए। 9th क्वेश्चन, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? बायोरॉक यह टॉपिक 2020 में करंट में था, मींस 2021 के कंटेक्स्ट में, और पूछा है 2022 में, तो ये क्वेश्चन जब आपको आता है तब कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। वैसे ही बायो रॉक, अगर ये तोड़ते हो, जैविक रॉक, जैविक गतिविधि से चट्टान। अब ऑप्शन देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल स्टमक, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेजिड्यू, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ एरियाज, एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस नहीं होगा, प्रोवाइडिंग साल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट, ये भी नहीं होगा। आंसर यहां पर अगर आप को जो है एटिमोलॉजी आती है, क्वेश्चन को ब्रेक करना आता है, तो सोच सकते हो। और ये न्यूज में था जहां गुजरात में टेक्नोलॉजी जो है एक्सपेरिमेंट की गई थी, आंसर है इसका ए। टफ क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा है तो, अगर एटिमोलॉजी नहीं आती है देन आल्सो दिस इज टफ क्वेश्चन, क्लियर? ए। नेक्स्ट, The Miyawaki method is well known for the, यह भी 2020 का करंट अफेयर्स है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बाद में रिसर्च किया, ये जो है नोट्स में है, यह उसमें बहुत न्यूज में चल रहा था। यह जापानीज मेथड है, अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में आंसर इसका जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, सी। आ रहा है तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब था इस सेंस में कोई एलिमिनेशन वर्क आउट नहीं होगा। नेक्स्ट 11th नंबर, इसको करने का तरीका देखते हैं। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है? अभी कोल के कंटेक्स्ट में ये न्यूज में था, बट हम इतना इस पर सोच नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन यूपीएससी यहां भी पूछ सकता है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन सामान्य जो हम न्यूज पर पढ़ते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या लाइव मिनट, जो भी, वहां न्यूज में नहीं था, तो इस सेंस में टफ है। बट अगर हम ऑप्शन पढ़े तो यहां पर सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, स्टार मार्क। अब सांख्यिकी सोचकर आप स्टैटिस्टिक्स के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन सोच सकते हो कि वो होंगे, ये क्यों होगा, बट फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। ये बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है, स्टार मार्क। ये कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है, स्टार मार्क। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। अगर यह होता तो अभी तक समस्या ही नहीं आती, तो 4th नहीं हो सकता। अगर हम 4th हटाते हैं
अब आंसर ए और सी बचता है। क्वेश्चन लीव, आंसर इसका 1 2 3 यह आपत्ति दर्ज करवाता है। आंसर इसका सी। अगर मैं टू फॉर वो एलिमिनेशन टेक्निक अगर सिखाऊं तो आप सोचकर जो है 1 2 3 भी कर सकते हो, बट अभी वो टाइम नहीं है और ना ही अब जो है वो प्रोसेस है, तो क्योंकि अदरवाइज ये 3 मिनट अभी जो समझाया है वो फोल्ड आउट भी कर जाएगा नेक्स्ट प्रीलिम्स में, जब तक आपने उन टेक्निक्स की इनफ जो है प्रैक्टिस नहीं कर ली। अगर मैं कंटेंट वाइज जाऊं तो कंटेंट वाइज ये सही है। आंसर इसका 1 2 3, और यूपीएससी ने यहां 1 2 3 4 नहीं दिया है। 1 2 3 4 होता तो ये क्वेश्चन टफ हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, यूपीएससी 1927 एक्ट, 1972 एक्ट, 1974, 1980, 1986 इन सबसे क्वेश्चन पूछता है। यह जो क्वेश्चन है द निर्माण के जो इकोलॉजी के नोट्स हैं उसमें आप देख सकते हो। वैसे ये 2020 में करंट पे भी था। अब यहां पर एलिमिनेशन वर्कआउट करें तो ये आप दो हटा सकते हो, बचता है बोर्ड और अथॉरिटी। अब यहां पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है, तो ये एक्ट के तहत है तो उसको कोई ना कोई पावर दिया जाएगा। पावर को व्हील करने वाली जो है अथॉरिटी होती है, बोर्ड नहीं होता है। बोर्ड और कमीशन टाइप जो है वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं करता है। अथॉरिटी सिंगल बॉडी होगी, वही निर्णय ले पाएगी। और 1986 में अगर हम देखें जितनी भी संस्थाएं हैं वो अथॉरिटी के तौर पर, चाहे जीईएसी हो चाहे आपका अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो स्थापित की गई। तो अगर वो सेंस लगाते हैं, आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी ये कर सकते हैं। इसका आंसर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। एलिमिनेशन या थिंकिंग पर्पस से जो सेकंड मेथड बताया उससे करोगे, कंटेंट के वजह के हिसाब से आप कॉपी देखिए निर्माण के इकोलॉजी के नोट्स की, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। और यह उसके उस पैटर्न का पूछने का तरीका भी है जहां से वो रेगुलर क्वेश्चन पूछता है, तो एरिया पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? फर्स्ट, इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। इट इज द एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल। अब पोलर कोड है तो नॉर्थ और साउथ दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि नाम केवल नॉर्थ पोल नहीं है, पोलर कोड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। It is a set of norms to be followed by the countries whose scientists undertake research studies in the North Pole and South Pole. ठीक है? It is a trade and security agreement of the member countries of Arctic Council. अब वैसे ही बी नहीं होगा तो सेंसस डी भी नहीं होगा, बिकॉज आर्कटिक काउंसिल भी केवल नॉर्थ पोल को देखती है, साउथ पोल को नहीं देखती है। तो दो ऑप्शन तो आपने हटा दिए। अब आंसर बचता है ए एंड सी। रिस्क लेके फिर यह क्वेश्चन होगा। इसका आंसर है ए। आंसर है ए। एग्जाम हॉल में जो मैं इस तरह करवा रहा हूं वैसे वहां क्वेश्चन करना होता है। नॉलेज वाइज तो आप कर ही सकते हैं, इंटरनेट तो अगर उपलब्ध रहेगा तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं, बट प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप 9:30 to 11:30 क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपका माइंड कैसे वर्क करता है। वो ट्यूनिंग है प्रीलिम्स, वो ट्यूनिंग है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इज नॉट द गेम ऑफ द कंटेंट, जो हमने इसको कंटेंट का गेम बना दिया, और इसी कारण हमें हर बार पेपर टफ लगता है। तो हर बार जो कैंडिडेट पेपर देता है उसको लगता है कि प्रीवियस के मुकाबले पेपर टफ था, बिकॉज वो अननोन सिचुएशन से एनकाउंटर होता है। बिकॉज जो पहले क्वेश्चन आए हैं उससे अपने आप को उसने जो है ट्यून नहीं किया है और उसे पेपर टफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम उल्लेखन करता है? अगेन जो मैं हमेशा क्लासेस में समझाता हूं एनवायरमेंट इकोलॉजी में और करंट अफेयर्स में भी, कि एटिमोलॉजी आनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को ब्रेक करो, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन को वॉश करना, वॉश का मतलब क्या होता है? जैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ते हैं, मनी को लॉन्डर करना, तो ग्रीन को वॉश करना, तो क्या अगर वो सोच सकते तो आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन पढ़िए, conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmental sound. Non-inclusion of ecological and environmental cost in annual financial statement of a country. ये तो वर्ड ही नहीं, अगर ये होता तो हम पॉलिटी में पढ़ते ही पढ़ते। जब यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं टीप का और ग्रीन अकाउंटिंग का, तब हम जो है हमें पढ़ा होना चाहिए, तब पढ़ा ही नहीं है तो भी तो नहीं होगा।
सी अब ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं उसको पढ़ने के लिए उतना सॉलिड कंटेंट आपका पढ़ा होना चाहिए, उतना सॉलिड वे में आपको प्रीवियस क्वेश्चन की वो थिंकिंग पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप हमेशा ही सोचेंगे कि और पढ़ लें और पढ़ लें, पढ़ने का कोई अंत नहीं है यूपीएससी में। आपको वो टेक्निक, वो सोच, वो थिंकिंग से ही क्वेश्चन होगा। सी इग्नोरिंग दी डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस व्हाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। डी मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन, ये तो नहीं होगा। अब यहां पर जो मैंने थिंकिंग बताई ग्रीन वॉशिंग, ये मेथड ए और सी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्रीन वॉश। बट यहां पर ये केवल और केवल डिजास्टर एक नैरो व्यू में कन्फाइंड है, जबकि ये ब्रॉड व्यू लेता है। आंसर है इसका ए। नेट पे भी हम देख सकते हैं, आंसर आएगा ए। मेरा एक्सप्लेनेशन नेट को देखकर बताने का नहीं है, मेरा एक्सप्लेनेशन है कि 9:30 to 11:30 व्हेन यू आर एक्चुअली इन द एग्जाम हॉल, आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, हाउ यू विल अटेम्प्ट, आपका माइंड कैसे वर्क करेगा, आप किस तरह सोचोगे, उस तरह का आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। भारत में गुजरात भारत का विशालतम सौर पार्क है, ठीक है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में भारत की विशालतम 33वीं सौर प्रकाश वोल्टी योजना है। अब यहां यूपीएससी ने 1 2 3 नहीं दिया, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा सोचना। अगर 1 2 3 देता मेरे लिए टफ था। अब इस तरीका मैं बताता हूं जो मेरे ही द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट जो हैं उन्होंने कैसे किया, क्योंकि मैं अगर इसका एक्सप्लेनेशन नेट से कंटेंट देखकर बताऊं तो आंसर आपके लिए आसान है। यहां पर गोवा 33वीं, अभी आपकी जो भी फ्लोटिंग है वो या तो आपका इस पे है पॉन्ड्स पर या रिवर्स पर। क्या गोवा में इतनी बड़ी रिवर, या हो सकता है छोटा तो कन्फाइंड एरिया है, अगर होना ही था तो यह तो जो है बड़े एरिया जो है लाइक सरदार सरोवर डैम, गांधी सागर डैम, इन पर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। थर्ड हटा, अब बचता है 1 and 2 and 2 ओनली। अब यहां पर 2 तो सही है, 1 के बारे में विचार करना। 1 जो है न्यूज में था 2 महीने पहले ही, ये राजस्थान में है। आंसर इसका बी, ओनली 2। बट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 50-50 प्रोबेबिलिटी, तो आपको लीव या करना या है आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अनक्लॉज के बारे में है। विथ रेफरेंस टू यूएन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो है आपका लॉ जो सी है उसमें बाउंड्रीज तय करता है, जिसमें आपका कंसेप्ट है या आपका एरिया है। पहले बेसलाइन होती है, बेसलाइन के बाद आपका 12 नॉटिकल माइल, इसके बाद 12 नॉटिकल माइल, और फिर यहां से ये जो 200 नॉटिकल माइल है आपका कंटिनेंटल शेल्फ, ये डिसाइड करता है। और यह जो है इसे बाद में आप जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके तहत अपील प्राधिकरण है, जहां अगर वह प्रूव कर दे कि कंटिनेंटल शेल्फ किसी कंट्री का आगे भी एक्सटेंड होता है तो 150 और एक्सटेंड कर सकती है। ये अनक्लॉज अभी बेसिक ज्योग्राफी है, बट ये बार बार न्यूज में भी था, बिकॉज ये एनवायरमेंट नहीं है, ज्योग्राफी है, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आप समझ सकते हैं, बट न्यूज में भी था। अब इसके ऑप्शन है, a coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles। सही है, ये 12 nautical mile आपका टेरिटोरियल सी है। सेकंड है, ships of all states whether coastal or landlocked enjoy the right of innocent passage through the territorial। राइट टू innocent passage होता है कि वहां पर जिस कंट्री के टेरिटोरियल सी से वो पास ऑन हो रहा है, तो उस कंट्री के मुताबिक वह शिप चलेगा, कितनी गति होगी, क्या होगा, क्या झंडे जो है, झंडा फ्लैग्स जो है कैसे उसको फहराया जाएगा, ये सब कुछ ये डिसाइड करता है, और वही आपका राइट टू इनोसेंट पासेस। तो यह भी सही है। थर्ड है, ईच शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन फ्रॉम विच द ब्रेड्थ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। ये इन जनरल है। अगर आपने ये 150 का एक्सेप्शन अगर याद कर लिया तो आप 3 हटा दोगे, बट इन जनरल थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इन जनरल ईज 200 नॉटिकल माइल ही है। ये 150 तो एक्सटेंशन एक्सेप्शन है, तो इसलिए वो एक्सेप्शन के कारण ये गलत नहीं होगा, इन जनरल ये सही है। इसका आंसर है डी, ऑल। यह जो है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नहीं पता। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside। ये देखो ना, आपका जो है लेपर्ड कई बार बाहर आ जाता है,
जब बाहर आ जाता है वाइड एरिया से तब भी उसको सेम प्रोटेक्शन है, उसको मारने की अनुमति नहीं दी जाती है, अदरवाइज विलेजर्स तो मार भी सकते हैं। तो उस सेंस से अगर सोचोगे तो सेकंड सही है, सेकंड सही है, तो 2 ओनली ए होना चाहिए। तो अब फिर भी सेकंड थर्ड पढ़ते हैं। अप्रेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। बट यहां पर 2 और 3 ऑप्शन नहीं है, बट ये सफिशिएंट बोल रहा है यहां पर, सफिशिएंट ग्राउंड। बट अगर आप जो है शेड्यूल 5 अगर सोचते हैं, वर्मिन अगर सोचते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में आप 3 जो है 2 से पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहां पर ये वर्ड सफिशिएंट है वो रॉन्ग है। इसके अलावा और भी फैक्ट्स एंड मटेरियल है जो पुट ऑन किए जाएंगे। जब लेपर्ड्स आपका ग्रामीण एरिया में आ जाता है तो जरूरी नहीं उसको मारने की अनुमति दी जाती है, वो नुकसान पहुंचा रहा, बट और भी सफिशिएंट ग्राउंड है कि वो पकड़ा नहीं जा सकता, या और कंडीशन तो ये ग्राउंड नहीं हो सकता, 3 हटेगा। अब यहां पर आपको 1 का विचार करना है। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। हु इज द प्रॉपर्टी? वाइल्ड आपका एरिया किसका प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट का। तो वो किसको ऑन, वो कौन ऑन करेगा? उस कंटेक्स्ट से सोच सकते हैं। इसका आंसर है ए, 1 और 2। ये एक क्वेश्चन बहुत बेसिक, जो हम विभिन्न तरह के रिलेशनशिप पढ़ते हैं, परजीविता, परभक्षण वगैरह, वहां से क्वेश्चन। चींटी और कवक जो है उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जो है कमेंसलिज्म होता है, वह है। और इस क्वेश्चन का आंसर है जो बोल रहा है कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है, वह है ए। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक इकोलॉजी, 12th क्लास एनसीईआरटी। ओल्ड और न्यू, न्यू में तो नहीं है, यस ओल्ड में जरूर है इसके बारे में। सिंपल क्वेश्चन। तो एनवायरमेंट का अगर हम इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो उन इंस्टीट्यूशन के कंटेक्स्ट में एनवायरमेंट का पेपर वाज क्वाइट टफ, जो 2 या 3 क्वेश्चन है। बाकी जो सिंपल हूबहू आते हैं करंट से 2 या 3 क्वेश्चन है, बाकी आपको एलिमिनेशन से वर्कआउट करना होगा। यह जो है एनवायरमेंट का पेपर है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने उस हिसाब से कंटेंट वाइज नहीं दिया, बट एग्जाम हॉल के अकॉर्डिंग आप कैसे अटेम्प्ट करोगे उस कंटेक्स्ट में इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। और इसके कई क्वेश्चन आपको निर्माण के नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।